Okay. Hello everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. कैसे हैं सब लोग? क्या बात है, बहुत शानदार। मैं बहुत अच्छा हूँ। आज थोड़ा लेट क्लास लगा रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बट जस्ट 10 मिनट पहले पहुंचा हूँ और तुरंत आप लोगों के साथ क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा ना, बाहर जाने के बाद फिर दोबारा समझ आता है कि नहीं, अपना घर ही सबसे अच्छा है। ट्रिप बहुत अच्छा था। अभी बहुत सारा डेटा है, उसको धीरे धीरे कंपाइल करूंगा। और एक दो दिन तो मैंने स्टोरी डाली, फिर मैं भूल गया। तो अब मैं धीरे धीरे वो सारी रील्स बना बना के अपलोड करूंगा। और जो कुछ वीडियोस बना के लाया हूँ वो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। हम्म। कार्तिक की पोस्ट मुझे दिखती रहती है। काला चश्मा सफेद बर्फ, बिल्कुल मुझे पता है। चलिए साहब। तो अ, अब बात करते हैं प्रपोजिशन की। तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक की, और हम बात कर रहे थे क्वांटिफायर्स की। यस। तो क्वांटिफायर्स में कुछ क्वेश्चंस, कुछ आइडियाज और डिस्कस करेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो आज इसको वाइंड अप करके थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज जो कल की हमारी क्लास होगी, फिर फाइनली वहां से मैं ग्रुप थ्योरी की बात स्टार्ट कर पाऊंगा। हेलो कप्तान, कैसे हैं? ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट, मैं बिल्कुल करूंगा भाई। अभी जस्ट मैं आया हूँ और मैंने पारी संभाली है, और धीरे धीरे करके मैं एक एक चीज सारी रिजॉल्व कर देता हूँ। यस। मैंने भी आप लोगों को बहुत याद किया, विश्वास मानिए। और इससे मुझे पता लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे मजा भी आ रहा होता है। आपसे ज्यादा मैं भी। सर, स्टूडियो वाले से मजा दूसरी जगह से, ये बात सही है। मुझे भी स्टूडियो से ही पढ़ाने में मजा आता है। चलिए जरा ये क्वेश्चन देखिए एक बार। लुक एट दिस। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वार्म अप क्वेश्चन बोलूंगा। इट इज अ वार्म अप क्वेश्चन। गोवा से आप लोग के क्या एक्सपीरियंस लेके आया हूँ। अब आप जाएंगे, आपको कुछ समस्या, कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सलाह दूंगा। क्योंकि लाया तो मैं अपने लिए भी कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए जरा क्वेश्चन देखिए, पूरा ऑब्जर्व करिए। कुछ डाउट कंफ्यूजन हो मुझे बताइए। टाइम कम पड़े तो बताइए, टाइम इंक्रीज कर दूंगा। और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। क्वांटिफायर्स का इन्वॉल्वमेंट इस क्वेश्चन में जरूर है। हालांकि क्वेश्चन सिंपल है, मानना होगा। नहीं भगत सिंह जी, गुड। ग्रुप थ्योरी कल स्टार्ट होगी। आज पहले मैं कुछ क्वेश्चंस, मतलब हालांकि थ्योरी हमने काफी पॉइंट डिस्कस किए हैं, बट अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने की है। तो कुछ और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आज की क्लास अटेंड करिए पूरी। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। यस। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से क्लियर कट विजिबल है कि काफी डाउट, काफी कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, एक एक पॉइंट ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। फिर जो डाउट, जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। इसने बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपके पास है। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट। यस। और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट। और यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके पास है, ए बी सी डी। कैसे इस बात को ऑब्जर्व करें, देखिए। या तो मैं ऑप्शन के हिसाब से चल सकता हूँ, वैल्यू के हिसाब से। अगर यहाँ पर आप देखोगे कौन सा क्वांटिफायर लगा हुआ है, जरा गौर करो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट में यहाँ पे क्वांटिफायर लगा हुआ है एग्जिस्टेंशियल, जबकि यहाँ पर लगा हुआ है यूनिवर्सल। हालांकि थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जरूर खेला जा सकता है आपकी परमिशन से। अगर मैं इसमें लिखता हूं ई एक्स, और नेगेशन ऑफ क्यू एक्स को मैं पहले लिख लूं, एंड पी एक्स को बाद में लिख लूं, ऐसा चलेगा क्या?
ऐसा करके क्या मैं कोई रूल कोई आइडिया ब्रेक कर रहा हूँ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैं कर सकता हूँ बिकॉज कम्यूटेटिव है ना भाई, किसको पहले किसको बाद में लिखो चलेगा। अच्छा, हो सकता है मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, हो सकता है सही बोल रहा हूँ, मुझे बताएं। नेगेशन क्यू एंड पी, क्या मैं इसको इम्प्लीकेशन लिख सकता हूँ क्या? नेगेशन क्यू एंड पी, क्या मैं इसको इम्प्लीकेशन लिख सकता हूँ? यस और नो? काफी सारे लोग यस बोल रहे हैं, नहीं लिख सकता, भूलो मत। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है नेगेशन पी के बाद एंड क्यू होता है कि और क्यू होता है, और क्यू होता है। तो 22% लोगों ने बोला ए सही आंसर है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा, आप कुछ भी कर लो, ये दोनों आप इक्वेट नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन ए गड़बड़ है। यस, इधर देखिए, यहां पर हमारे पास है नेगेशन पे इम्प्लीकेशन है। अब इसको आप सॉल्व करो, इसमें क्या और किया जा सकता है जब एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। अगर मैं इस इम्प्लीकेशन को सॉल्व कर भी लूंगा तो ये बनेगा पी एक्स, और उसके बाद ये हो जाएगा और एंड क्यू एक्स, दैट विल बी ऑल। क्या इसका ये जो गिवन स्टेटमेंट हमारे पास है इससे कोई लेना देना है? जी नहीं, दिस विल ऑल्सो गो। हेलो गुप्ता जी, कैसे हैं? लेकिन अगर ऑप्शन सी को आप ऑब्जर्व करेंगे, गौर करिएगा, अगर ऑप्शन सी को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां बात बहुत आसान है। मुझे बताएं, जब ये, या चलिए पहले एग्जिस्टेंशियल को ऐसे ही रखे रखे रहने दो, आप पहले जरा इम्प्लीकेशन सॉल्व करा दें। तो इम्प्लीकेशन है तो क्या होगा? नेगेशन पी एक्स और क्यू एक्स। हाँ शुभम, आप कॉमन लो या उसको अंदर कर दो, दोनों का सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब ये भाई साहब अंदर जाएंगे तो सबको नेगेट करेंगे ना, तो यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, दैट विल बिकम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। हेलो मेगा, गुड इवनिंग। दैट विल बिकम एग्जिस्टेंशियल। और उसके बाद देखिए, जब यहाँ नेगेशन करना स्टार्ट होगा, डी मॉर्गन्स लॉ, ये P है, ये नेगेशन पी एक्स है, क्यू एक्स हो जाएगा, ये और से एंड हो जाएगा, एंड दैट विल बी नेगेशन ऑफ क्यू एक्स। और मेरे ख्याल से क्या एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट हमारे पास है? जी हाँ। सो ऑब्वियसली, वेरी गुड, ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ध्यान से डायरेक्ट देख के ऑब्जर्व करके समझा जा सकता है। अगेन अगेन, अगर आप ध्यान से देखोगे, अब अगर सी और ये बराबर है जो गिवन स्टेटमेंट था, तब डी तो बराबर है नहीं, बिकॉज यहाँ पर पी एक्स से क्यू एक्स है, यहाँ पे नेगेशन पी एक्स से क्यू एक्स है। तो क्या इस बेसिस पे यही ऑप्शन डी को भी मैं बाहर कर सकता हूँ? मुझे बताएं जरा, इसी आइडिया के बेस पे ऑप्शन डी को भी बाहर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो ये रोहन बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी आएगी। तो बहुत साधारण क्वेश्चन है था, क्या इसमें क्वांटिफायर्स का एक्चुअली कोई लेना देना था? यस और नो, ये बताओ जरा एक बार। क्या इसमें क्वांटिफायर्स करना, ना ना ना, तो ये सिर्फ आपका जो बेसिक रूल है ना, नेगेशन करना, एंड को और में कन्वर्ट करना, इम्प्लीकेशन का मतलब समझना, सिर्फ उसको चेक करने के लिए लिखा गया था। लेकिन साथ में क्योंकि अब क्वांटिफायर वगैरह लगा दिए तो कभी कभी आर्ग्यूमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बस ये बात ऑब्जर्व करनी थी। क्या ऐसा क्वेश्चन और ट्राई करोगे जहां पे हो सकता है आपको देख के डर लगे, बट अगर आप ध्यान से वन बाय वन, वैल्यू बाय वैल्यू प्रोसेस करोगे तो आराम से बात बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। यस, ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लुक एट दिस क्वेश्चन। अब ये जो स्टेटमेंट है भाई, ये स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स। एक स्टेटमेंट इधर लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट इधर लिखा हुआ है, और आपको बताना है कि वेदर ये दोनों इक्वल है या फिर नहीं है। तो ईमानदारी की बात है कि इसका आंसर अभी मुझे भी नहीं पता है, आप टाइम लें, इसे सॉल्व करें, मुझे बताएं आंसर क्या होगा। भगत, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये बस अबाउट टू बी कंप्लीशन की ओर है ना। तो अब चाहे तो आप, जब जैसे ही मैंने प्रपोजिशन स्टार्ट किया है, वहां से जितना है सब रिलेटेबल है, उससे पहले सेट और रिलेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जहां से मैंने प्रपोजिशन चालू किया वो पढ़े। अदरवाइज कल से जो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो आप पूरी तरह समझ पाएंगे, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। नया टॉपिक आप पूरी तरह समझ जाएंगे। हाँ भाई, अच्छा, इसने यार इसका नेगेशन पूछा है, ओके।
ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, कोई बात नहीं। नागपुर में लॉकडाउन हो गया, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। नहीं, कॉलेज की टेंशन नहीं, अगर कोई जॉब जब पे जाना था तो वहां जाना नहीं पड़ेगा, शाम को यूटिलाइज करो भाई। आईआईटी हैदराबाद के टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करें? चलो अभी बात करते हैं एक बार इसके बारे में। सेमेस्टर एग्जाम है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? तो फिर एग्जाम थोड़ी है, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलिए जरा मैं इस स्टेटमेंट को एक बार ऑब्जर्व कर लेता हूँ। क्या करूं? इसने बोला इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट दिस। ये थोड़ा सा खैर और अच्छे से लिखना चाहिए था, बट चलिए। अगर मैं इस स्टेटमेंट को पहले थोड़ा सा बेसिकली कन्वर्ट कर लेता हूँ, लेट मी राइट ई एक्स एंड ए वाई, और उसके बाद अब ये इम्प्लीकेशन है, तो इस इम्प्लीकेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पर मैं नेगेशन के साथ और लिख सकता हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें, एंड दैट विल बिकम जी ऑफ एक्स वाई, और इधर बचेगा एच ऑफ एक्स वाई। क्या यहां तक की बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? 73% लोगों ने बोला है ट्रू और 27 ने बोला है फॉल्स, ठीक है। और अब अगर इसे नेगेट करना है, नाउ इफ आई पुट अ नेगेशन सिंबल हियर, और अब मैं आगे लेके चलता हूं तो क्या होगा? पहले तो जितने क्वांटिफायर रास्ते में है उन सबका नेचर रिवर्स हो जाएगा, यस और नो? यस। तो ये जो भाई साहब ई एक्स है ये बनेगा ए एक्स, ए वाई जो है वो बन जाएगा ई वाई, और उसके बाद अगेन डी मॉर्गन लॉ, तो ये जो कहानी है ये हो जाएगी पॉजिटिव। उसके बाद ये जो और है ये बन जाएगा एंड। और अब ये जो ब्रैकेट है जी और एच वाला, ये भी कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ जी एक्स वाई, और की जगह होगा एंड एच ऑफ एक्स वाई। दैट विल बी ऑल। और आप मुझे बताओ मैच कर रहा है क्या? ए एक्स है, ई वाई है, एफ एक्स है, एंड है, नेगेशन जी एक्स एंड है, नेगेशन एच वाई है। जी हाँ, अगर वैल्यू बाय वैल्यू बहुत ध्यान से हम ऑब्जर्व करें तो बहुत सरलता से एक एक वैल्यू को हम कॉम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। मुझे बताया जरा, बात समझ आ रही है क्या? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, तो अब अगेन मैं पैटर्न बाय पैटर्न आपको लेके चलता हूँ। पहले कुछ क्वेश्चंस वो सॉल्व करेंगे जहां पे लैंग्वेज वाले टर्म ज्यादा हैं। अच्छा, एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व करी, मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। जैसे जो फर्स्ट चैप्टर था जहां हम क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वहां पे जो बेसिक क्वेश्चन बन रहा है वो क्या? एक आर्ग्यूमेंट है, आपको बताना है वैलिड है कि इनवैलिड है। यहाँ पर क्वांटिफायर्स में क्या एग्जामिनर सच में ये एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा क्वांटिफायर्स के साथ आर्ग्यूमेंट सॉल्व करे? नहीं, वो नहीं पूछेगा कि बताओ आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है। दो ही बेसिक कहानी है। 10 में से 9 केस में एक इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा होगा और आपसे उसकी अप्रोप्रिएट मैपिंग पूछ लेगा, है ना? ये पूछेगा कि ये स्टेटमेंट अगर प्रपोजिशंस क्वांटिफायर के साथ लिखें तो कैसा होगा, और जो दूसरा आइडिया है उसमें जस्टिस के अपोजिट हो जाएगा। ओके, लेट मी गो वन बाय वन। जरा ये एक स्टेटमेंट देखिए, बहुत साधारण सा बेसिक स्टेटमेंट है, और हर पॉइंट पे, छोटे छोटे पॉइंट पे बारीकी से मैं डिस्कशन करूंगा। ये टॉपिक वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है, मैं जानता हूँ। तो बहुत लोगों को क्लैरिटी भी है, लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी हो रहे होंगे इन स्टेटमेंट्स में। तो मैं एक एक नंबर पे, एक एक आइडिया पे बात करूंगा। गेट 2014 में 2 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक बार आप जरा ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं। स्टेटमेंट है, नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड। और अभी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ ये नहीं कि जो स्टेटमेंट हमें समझ आ रहा है, जो सही लग रहा है, वो जो स्टेटमेंट इसने लिखे भी है, कोई भी चारों ऑप्शन है ना? तो हर स्टेटमेंट को, हर वैल्यू को जरा प्रोसेस करो।
एक बार देखो क्या समझ आ रहा है। डी में ब्रैकेट, हाँ ये बात ठीक है, एक ब्रैकेट ये एक इधर एडिशनल ब्रैकेट में लगा देता हूँ ताकि इसके जो ब्रैकेट हैं बैलेंस हो जाए। सही बात है। ये लीजिए, सर सेमेस्टर एग्जाम के चक्कर में 3 दिन कुछ नहीं हो पाया, लग रहा है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, रिग्रेट हो रहा है सर, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? लाइव क्लास अटेंड करके। भाई पूरा गेम ही है, अनअकैडमी का पूरा पॉइंट ही है कि क्लास लाइव है, और यहाँ पे ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं कर सकता क्लास में जो टॉपिक चल रहा है, जो आइडिया चल रहा है, वो समझ आए या ना आए, बट एक चीज जो 100% होगी वो होगी कंसिस्टेंसी। आपका सब्जेक्ट के साथ टच बना रहेगा। तो कुछ भी हो, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, लाइव क्लास मत छोड़िए, ताकि आप रेगुलर टीचर्स के टच में बने रहें, सब्जेक्ट के टच में बने रहें, तो फिर मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिसिप्लिन तरीके से आपका काम होते चलेगा। बिल्कुल अभी से स्टार्ट करो, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को डेली 1 घंटा दो, मैं तो अभी से बोलता हूँ, लास्ट मोमेंट पे टाइम नहीं मिलेगा। ओके नसीर कह रहे हैं सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैं आपके डिस्कस शुरू से पढ़ रहा हूँ और मैंने अभी तक डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं किया। सर मुझे एक बात जानना है कि अभी सेकंड ईयर में हूँ, मुझे सी प्रोग्रामिंग नहीं आता है, तो क्या मैं आपका डेटा स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग का कोर्स? बिल्कुल, अभी मैं हमेशा बोलता हूँ बिल्कुल। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सेकंड ईयर में ज्वाइन किया, बाद में जितना लेट करते उतनी प्रॉब्लम होती है, टाइम उतना कम पड़ता है। सेकेंडली आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, अभी आपको तो बेटा जो कोर्स जहां से मिले देखना चालू कर दो, कुछ तो समझ आएगा। आप जब तक गेट लिखोगे सब्जेक्ट 3-3 4-4 बार रिपीट हो चुके होंगे, सारे एजुकेटर का ऐड करूंगा तो 10-10 बार रिपीट होंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना, तो आप तो हर जगह हाथ पैर मारो। चलो अब जरा एक बार मैं ये स्टेटमेंट ऑब्जर्व कर लेता हूँ और एक एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा। सरप्राइजिंगली आप लोग को ये पसंद है, बट इस बार ए को कुछ ज्यादा वोट नहीं मिले हैं, तो मैं एक एक करके सारे स्टेटमेंट देखता हूँ, जहां जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा, है ना। इसको पढ़ू मैं, ये क्या बोलता है? फॉर एवरी डे, हर दिन जो रेनी है वो कोल्ड नहीं होगा। आप मुझे बताओ इसने ज्यादा बोल दिया या कम बोला है? क्वांटिफायर कौन सा लगाया इसने? इसने लगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगा दिया। मैं क्या बोलना था, नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड। इस बात का मतलब क्या है? सारे के सारे दिन जो रेनी होते हैं वो कोल्ड हो जरूरी नहीं है, यानी कि कम से कम एक दिन ऐसा होगा जो रेनी भी है और कोल्ड नहीं है। यस और नो? यही तो मतलब हुआ ना। सारे दिन जो रेनी है वो कोल्ड हो जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब है कम से कम एक दिन ऐसा होगा जो रेनी हो और कोल्ड ना हो। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? हर दिन, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एवरी डे विच इज रेनी विल नॉट बी कोल्ड, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो 3% लोग हैं, शायद या तो उन्होंने ऑप्शन ए की इज्जत रखने के लिए या किसी और कारण से, मुझे नहीं पता, बट ए का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है ना। अब इसमें काफी लोग कंफ्यूज हुए हैं। एवरी डे विच इज नॉट रेनी इज कोल्ड, इसका इस क्वेश्चन स्टेटमेंट से यार कोई लेना देना नहीं। पहले आप मुझे बताओ, हम किस टाइप के डेज की बात कर रहे हैं? जो रेनी है या नहीं है, बस ये बताओ पहले। हम कौन से डे की बात कर रहे हैं भाई? हम उस डे की बात कर रहे हैं जो रेनी है। रेनी है बट कोल्ड नहीं है, इजंट इट? हम उस दिन की बात कर रहे हैं जो रेनी है बट कोल्ड नहीं है। बी किसकी बात कर रहा है यार? बी किसकी बात कर रहा है? बी कह रहा है वो सारे दिन जो रेनी नहीं होते वो कोल्ड होते हैं। भाई वो कोल्ड हो, हॉट हो, या और क्या बोलूं, और कैसा दिन हो सकता है
जैसा भी हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ वही डेज स्टडी करने हैं जो रेनी है। तो बी तो 100% गड़बड़ है, बी का इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर मैं समझ रहा हूं, इसने लिखा नॉट ऑल रेनी, आपको लगा रेनी, आपको शायद मिला ऑल और आपको लगा नॉट, आपने कहा बन गई बात। ऐसा है क्या? रेनी था, नॉट था और ऑल था, कुछ ऐसा है क्या? अबे बात को पढ़ के उसका मतलब भी तो समझोगे, डायरेक्ट पेल दोगे? ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो ये ऑप्शन तो कतई ना देता, लेकिन आप लोगों ने बड़ी वैल्यू किया। मुझे समझ आ रहा है गेट वालों ने ऐसा क्यों बनाया। नॉट ऑल रेनी सब दिख रहा है, नॉट भी है, रेनी भी, ऑल भी, हो गया काम, है ना? तो पहली स्टेटमेंट का मतलब समझिए, नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड, हर दिन जो रेनी होता है वो कोल्ड नहीं होता, यानी कि कम से कम एक ऐसा दिन है जो रेनी है और कोल्ड नहीं है। इधर आ जाइए, ई को भी क्या वही बीमारी है जो बी को है, मुझे बताएं। क्या ई को भी वही बीमारी है जो बी को है? बिल्कुल, क्योंकि ये भी वही कह रहा है, कम से कम एक ऐसा दिन है जो रेनी नहीं है बट कोल्ड है। भाई जो दिन रेनी नहीं है वो कोल्ड हो हॉट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये समझना पड़ेगा। क्या आप सब लोग ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? हमें नहीं फर्क पड़ रहा। फिर अब जरा ऑप्शन डी को देखिए, मैं दोनों तरीके से कोशिश करूंगा, या तो आप डायरेक्ट बात समझ लो। पहली बात तो इसने ज्यादा बोला कि कम बोला? इसने ठीक उतना ही बोला जितना जरूरी था। इसने बोला देयर एग्जिस्ट डे, कम से कम एक ऐसा दिन है जो रेनी है और जो कोल्ड नहीं है। कम से कम देयर एग्जिस्ट अ डे विच इज रेनी एंड विच इज नॉट कोल्ड। क्या यही बोलना था? हाँ, हम भी तो यही बोल रहे हैं कि एक ऐसा दिन बस बता दो जो रेनी हो और कोल्ड ना हो, या आप चाहो तो जैसा बस बात समझने के लिए हम कर सकते हैं, अगर मैं इस स्टेटमेंट को 2 बार नेगेट करूं तो क्या उससे स्टेटमेंट पे कोई फर्क पड़ना चाहिए उसके नेचर पे? if I negate this statement 2 times, then there must not be any change, नहीं होना चाहिए। अच्छा ना, एक नेगेशन में अंदर भेज देता हूँ, एक को बाहर रख लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? फॉर ऑल बन जाएगा। इधर जाएंगे तो दैट विल बी नेगेशन ऑफ रेनी डे, ये एंड का हो जाएगा और, एंड दैट विल बी कोल्ड। इसको क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट दिस एज रेनी डे implies cold day? Can I write like this? रेनी डे implies cold day, yes। अब अगेन नेगेशन के ऊपर हाथ रख लो मेरे भाई, और मुझे पढ़ के बताना जरा क्या मतलब, कैसे पढ़ोगे इसको? नेगेशन पर हाथ रख लो, इसको पढ़ के बताओ कैसे पढ़ोगे। एवरी डे विच इज रेनी विल बी कोल्ड, या ऑल रेनी डेज आर कोल्ड। चलो बिल्कुल सही बात है, आपने उससे बेहतर पढ़ा है, स्टेटमेंट भी मैच हो रहा है। आप पढ़ोगे ऑल रेनी डेज आर कोल्ड, और जब उस पर आगे नेगेशन लगाओगे तो क्या पढ़ोगे भाई? नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड, इजंट इट? तो इस तरह से आप देखोगे तो स्टेटमेंट के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो, या डायरेक्टली भी स्टडी किया जा सकता है। 100% ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। दोनों क्लैरिटी है, हमें दोनों बात पता है कि ये सही भी है और बाकी गलत भी है। जरा एक बार ऑब्जर्व करें, जो डाउट जो कंफ्यूजन है मुझे बताएं। हाँ, क्या कंफ्यूजन है? एक कंफ्यूजन है कि ऑल रेनी डेज आर कोल्ड एंड फॉर ऑल डे इफ डे इज रेनी देन इट इज कोल्ड। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है? ऑल रेनी डेज आर कोल्ड एंड फॉर ऑल डेज इफ डे इज रेनी देन इट इज कोल्ड। हाँ, ये दोनों बिल्कुल सेम है, कोई 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 गड़बड़ कोई घोटाला नहीं है, बिल्कुल सेम है। देखिए मैं एक सिंपल ऑब्जर्वेशन अभी आपको बता सकता हूं, बाकी अभी आपको प्रूफ भी कराऊंगा, आप बात समझोगे। इस बात को ऐसे समझना, जब भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर आएगा और रिलेशनशिप हमें स्टेब्लिश करना होगा, उसके साथ हम इम्प्लीकेशन यूज करते हैं। अभी मैं प्रूफ कराऊंगा इस बात को, डोंट वरी अबाउट इट, बट फॉर सेक ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे शुमा भी आप पूछ रहे हो, बाकी लोग भी इस बात पे गौर करिएगा। अगर आपको कहीं नजर आए ये गड़बड़ है, यू मस्ट नॉट हैव यूनिवर्सल क्वांटिफायर, सॉरी,
इम्प्लीकेशन तो ठीक है, इधर जैसे किया ना इसने, लाइक दिस, इनकी दोस्ती नहीं है आपस में। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ जब हमें नेचर यानी कि रिलेशन करना हो तो हम कंजंक्शन यूज करते हैं। क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन करते हैं ये तय है। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ हम कंजंक्शन यूज करते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ हम इम्प्लीकेशन यूज करते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए या जो क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करेंगे, हर किसी में ये सेम ऑब्जर्वेशन आप देखोगे कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ इम्प्लीकेशन एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ कंजंक्शन आपको मिलेगा। मुझे बताइए, बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? मैं 100% देना चाहता हूं गेट 2022 के लिए, तो मैं आपका कोर्स स्टार्ट कर दूं या पहले सी प्रोग्रामिंग पढ़ लूं कहीं से? भाई साहब आप तुरंत स्टार्ट कर दो। और आपकी अभी फर्स्ट क्लास है आपकी, है ना? और अभी सेकंड ईयर में आप हैं, तो आपकी गलती नहीं है। फिलहाल जो आपका जोश है वो ऑल टाइम हाई है। जब मैंने बैच स्टार्ट किया था ना, इन सब का भी जोश ऑल टाइम हाई था। ये मुझसे रोज इतने सवाल पूछते थे ना, अल्लाह झूठ ना बुलाए, ये सब जानते हैं। एडिशनल क्वेश्चंस, नोट्स, कैन आई गो फॉर 4 क्लासेस इन अ डे? सब एडिशनल मटेरियल कहां से मिलेगा सर? सब किया इन्होंने। स्पेशल नोट्स, शॉर्टकट ट्रिक नोट्स, क्वेश्चंस कब अपलोड होगा? अभी ये होमवर्क नहीं करके आते अपना। तो आप इस जोश को बनाए रखें, बट धीरे धीरे आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कर नहीं रहे, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हम पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं कि जरूरत से ज्यादा प्रिपरेशन आपकी चल रही होती है तो चल रहा हो आप अपना 110% दो, मैं अपना 120% दूंगा, है ना? और बस क्लास अटेंड करते रहो। सर गोवा में स्किन डार्क, हाँ वो उधर सन से पूरा बर्न हो गया। मैंने बहुत कोशिश किया बट क्या करे। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। गन भाई अभी सब कुछ डिसमेंटल पड़ा हुआ, ढूंढूंगा कौन सी चीज कहाँ पे है। आपको मजाक लग रहा होगा, मैं बस 5 मिनट पहले घर पहुंचा हूँ, सीधे मैंने आके स्टूडियो खोला और आपकी क्लास लेने बैठ गया। चलिए, सनस्क्रीन लेके जाना, फिर फायदा क्या कि कोई कम से कम इस बहाने कोई पूछेगा तो। चलो इसके बारे में कहानी बताऊंगा, इस क्वेश्चन की बात बताऊंगा, मुझे याद दिलाना। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। क्या करोगे क्या करोगे, ये क्वेश्चन कर दो जरा यार। जो जो ये लिख रहा है, जो जो बोल रहा है, जरा इसकी बात समझ लो, सोच लो, मुझे बता दो आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बात 100% सच है, मेरे लिए तो सच है। वाह, बैनर्जी साहब कह रहे हैं इनकी फर्स्ट क्लास है। बैनर्जी साहब आपका क्लास में स्वागत है। और बैक टू बैक अभी क्लासेस चलेंगे, एक क्लास मॉर्निंग में, एक क्लास इवनिंग में, दोनों क्लास आप अटेंड करिए। 1-2 दिन का समय आपको लगेगा, बट फिर देखिएगा मजा आने लगेगा आपको। ओहो, मैं गोवा का प्लान कैंसिल नहीं हुआ। प्लान तो कैंसिल दोस्त कराते हैं ना, मैंने दोस्तों के साथ बनाया नहीं इसीलिए। सर दिन भर अन अकेडमी की टी शर्ट पहन के रखते हो क्या? हाँ फ्री की है ना, इसके लिए मेरे को पैसा नहीं देना होता, खराब होती और मंगा लेता हूँ, तो फिर अपने कपड़े क्यों बर्बाद करूंगा बताओ। चलिए, इस क्वेश्चन में आज 12%, 24%, 23%, 43%।
सबसे ज्यादा वोट यहाँ पर मिल रहे हैं किसको? ऑप्शन डी को। और ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मासूम है नहीं, ये एक छोटी चिड़िया की तरह है जो आपको लगेगा कि आप पकड़ लोगे, बट जैसे ही आप जाओगे फुर्र हो जाएगा ये। वाह, आपकी लाइफ बिजी नहीं है भाई साहब, ये रोजगार है, जरूरी है, वरना टूर वूर सब जिंदगी बर्बाद। आपको मिस्टेक समझ आई, बहुत अच्छे। देखो ये सिर्फ पढ़ने का तरीका है, और आप मुझे बताओ क्या इस तरह के पैटर्न में मैंने आपको पढ़ना सिखाया? 8 अलग अलग केस हमने पढ़े थे, एक्स लाइक्स वाई, और मैंने अलग अलग ऑब्जर्वेशन कराए थे। याद है आपको वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन एक बहुत बड़े रीजन से मैंने कराया था, क्योंकि उस क्वेश्चन से एक बैकग्राउंड स्टैब्लिश होता है और आपको समझ आता है कि क्या चीज पहले क्या चीज बाद में होगी, तो उसका क्या फर्क आएगा। अब देखो मजा दिलाता हूं आपको। क्या क्या बोला आपने? 9% ए, क्या बात है, आज ए की आप ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहे। 24% बी, 22% सी, और 44%, सबसे ज्यादा वोट मिले डी को, शायद वही सही आंसर हो। बट पहले एक छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन, हर क्वेश्चन से कुछ सीख रहे हो आप मुझे बताओ, दोनों ही ऑप्शन में फंक्शन का नेचर सेम है क्या? हाँ, कोई चेंज नहीं है, क्यू एक्स कॉमा वाई। उसके बाद जरा दूसरी बात पे ऑब्जर्व करना, दोनों में एक्स पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और वाई पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। यस और नो, ये भी जरा ऑब्जर्व कर लो। कर लिया सर। तो अब दोनों में सिर्फ ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है। ऊपर मैंने ई एक्स और ई वाई एंड देन ए एक्स लिखा है, और नीचे मैंने ए एक्स देन ई वाई लिखा है। यस और नो? यस। तो अब भाई मैं यार एक बात जरा मुझे ऑब्जर्व करके बताओ, क्या इस तरह क्वांटिफायर का ऑर्डर चेंज होने से स्टेटमेंट का मतलब चेंज होता है क्या? क्वांटिफायर का, हाँ होता है, याद है ना आपको? वेरी गुड, वेरी गुड। हालांकि अगर दोनों यूनिवर्सल या दोनों एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होते तो भी क्या मतलब बदलता? देखो क्या पूछ रहा हूं, ये तब नहीं होता, लेकिन इस केस में फर्क पड़ता है, हमने देखा। ठीक है, तो मैं पहले ट्रू या फॉल्स की बात की है, मैं पहले जो मुझे समझ आ रहा था उस हिसाब से पढ़ता हूँ। एक और बात मैंने आपको नोट कराई थी, अगर आपको याद हो, जो भी क्वांटिफायर पहले लिखा है, जो भी वेरिएबल पहले है, क्या वो सब्जेक्ट है, वो हीरो है हमारा? हाँ। तो जो क्वांटिफायर पहले लिखा उसको हीरो की तरह पढ़ना है, बाकी सब यू you नो know, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, जीरो बोल सकते हैं, चलिए यहाँ तो जीरो है भी। स्टेटमेंट है क्यू ऑफ एक्स वाई का मतलब है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। मैं पहले पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, अपने हिसाब से गलती करूँ मुझे टोकिएगा। ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ वाई और देयर एग्जिस्ट अ नंबर, टू बी प्रिसाइज, एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर किसी भी नंबर एक्स को ऐड करें तो रिजल्ट जीरो होता है। यस और नो? देयर एग्जिस्ट अ नंबर जिसमें अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट जीरो होता है। यहां पर मैं, चलिए इसे मैं बोल देता हूं, कोई ऐसा y है जिसमें आप कुछ भी ऐड करो रिजल्ट जीरो होगा। मैं ये सही पढ़ रहा हूं कि गलत पढ़ रहा हूं, बस ये बता दो। देयर एग्जिस्ट अ नंबर जिसमें अगर किसी भी नंबर x को ऐड करूं तो रिजल्ट जीरो होगा। अगर मैं ये सही पढ़ रहा हूं तो फिर मुझे बताओ, आपके पास ऐसा कोई नंबर है जिसमें किसी को भी ऐड कर रिजल्ट जीरो है? ये क्या बकवास है। हालांकि अगर यहां पर मल्टीप्लीकेशन होता तब तब बात बन सकती थी, क्योंकि तब शायद जीरो हमारे पास एक ऐसा नंबर होता जिसमें मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट मुझे जीरो मिले। बट ये बात तो गलत है, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ओहो, यहाँ तो तबाही मच जाएगी यार। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सीधे हो जाते हैं बाहर, यानी कि 9 प्लस 44, 53% लोग तो पहली फुर्सत में बाहर हो गए। लेकिन वाई के साथ माइनस वाई ऐड करेगा तो जीरो होगा ना? बैनर्जी साहब पहली क्लास है आपकी, कोई बात नहीं। आप वाई के साथ माइनस वाई को ऐड करेंगे जीरो होगा, लेकिन ये दोबारा पढ़ो क्या बोल रहा है। हमें सिर्फ वाई की ध्यान नहीं देना, हम बोल रहे हैं वाई एक ऐसा नंबर है जिसमें मैं किसी भी नंबर को ऐड को रिजल्ट होगा जीरो। तो अब क्या आप मुझे यहां पर माइनस वाई रखने के लिए कंपेल कर सकते हैं? नहीं, मैं तो कुछ भी रखूंगा।
क्यों मैं यहां पर -23 नहीं रख सकता? देखो ना, क्वांटिफायर देखो ना, मेरे को एक ऐसा नंबर y चाहिए जिसमें वट एवर नंबर आई एट द रिजल्ट मस्ट बी 0. ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. राहुल गोगोई साहब बोल रहे हैं प्रीसीडिंग क्वांटिफायर को शायद ऐसे लेना है जैसे वो सक्सीडिंग फंक्शन को ब्रैकेट में लेना हो. इसमें यही बता देते पहला दूसरा, ये मुझे ही नहीं समझ आया क्या प्रीसीडिंग और क्या सक्सीडिंग. मैं मैंने नहीं बोला इसलिए प्रीसीडिंग सक्सीडिंग, मैं तो बोल रहा हूँ भाई जो सबसे पहले लिखा वो हीरो है, बाकी सब जीरो है. नहीं, अब बाद में आपको हमारी क्लास में तो आधे बच्चे ये ढूंढते रहेंगे प्रीसीडिंग कौन है और सक्सीडिंग कौन है. यहाँ याद है ना आपको भी थोड़े दिन पहले क्या लिखा था फंक्शन में, क्वेश्चन में सीलिंग या फोर्थ फ्लोर लिखा था, तो समझाना पड़ा फ्लोर मैट कहाँ होता है और सीलिंग फैन कहाँ होता है. चलिए अगला स्टेटमेंट देखिए. फर्स्ट वाला प्रीसीडिंग, नेक्स्ट वाला सक्सीडिंग. नहीं, अच्छा, आपने सोचा हो सकता है सर को ही ना पता. ठीक है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ. फर्स्ट क्वांटिफायर को शायद ऐसे लेना है कि जैसे वो सेकंड फंक्शन को ब्रैकेट में लेना हो. कह सकते हैं एक तरीके से, हालांकि मुझे अभी कुछ ज्यादा वो रिलेटेड नहीं लग रहा, बट एक तरीके से आप ऐसा सोच सकते हैं. मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट वाले के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ो, बात खत्म. फर्स्ट वाले के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टेटमेंट पढ़ो. जैसे सेकंड वाला बताओ आप कैसे पढ़ो. अगर x के हिसाब से पढ़ूंगा तो क्या बोलूंगा, फॉर एनी नंबर देयर एग्जिस्ट अ नंबर y जिसमें अगर मैं x और y को ऐड करूंगा तो रिजल्ट 0 आता है. अब आप मुझे बताओ फिलहाल ये बात सही है क्या? आप देख रहे हो ऑर्डर चेंज होने से बात का मतलब ही बदल गया. यस, वो बोल रहा है कि किसी भी नंबर के लिए, फॉर एवरी नंबर, हर नंबर के लिए कोई नंबर, ऑब्वियसली अगर पहला नंबर 7 है तो उसका नंबर कौन होगा, -7 होगा. नहीं, फॉर एवरी नंबर देयर एग्जिस्ट नंबर जिनको जब आपस में ऐड करें तो रिजल्ट 0 होता है. ये बात बिल्कुल ट्रू है, और ये ट्रू है तो मुझे माफी के साथ सी वाले लोगों को भी क्षमा बोलनी पड़ेगी. सिर्फ ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा, जैसे 24% वोट मिला. और ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि क्वांटिफायर को ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या बवाल हो जाएगा, लेकिन छोटी सी बात थी. जैसे मैंने बोला ना, ये वो चिड़िया की तरह जो आपको लगता है कि आप पकड़ लोगे बट पास जाओगे तो उड़ जाएगी. तो बहुत ध्यान से योजना बना के केयरफुल होके फोकस होके आपको करना होगा. मुझे बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बहुत ही मैं खुद बोल रहा हूँ, नेट में हालांकि इस तरह का गेम कम होता है, बट बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है कंफ्यूज करने के लिए. और साधारण सा स्टेटमेंट है x+y=0. आप ये भी नहीं बोल सकते सर इतना कॉम्प्लेक्स था मैं समझ नहीं आया. और फंक्शन भी बहुत सिंपल लिखा था. लेकिन अगेन इस क्वेश्चन को सही करने के लिए फर्स्ट को कैसे पढ़ेंगे? आपका नेट चला गया था क्या सत्येंद्र जी बीच में? देख रहे हो, एक्सपीरियंस देख रहे हो मेरा? बहुत बढ़िया. अच्छा हुआ आपने नहीं बोला फर्स्ट क्लास से ही बता दो सर. भी 4-5 दिन से बंदर ने ब्रॉडबैंड का तार तोड़ दिया था, अभी आज ही जुड़वाया है. ओहो, खैर फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे कैसे. देयर एग्जिस्ट y फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x. एक नंबर ऐसा है, देयर एग्जिस्ट नंबर y सच दैट उसमें किसी भी नंबर को ऐड करो रिजल्ट 0 आता है. देयर एग्जिस्ट अ नंबर जिसमें वट एवर नंबर आई ऐड द रिजल्ट विल बी 0. और ऑब्वियसली ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसमें किसी भी नंबर को ऐड करने पे रिजल्ट 0 आए. यस, सर ओपी का क्या मतलब होता है मुझे तो नहीं पता. कहाँ लिखा है ओपी? कहीं लिखा है क्या? अच्छा, नहीं ये फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता भाई, कि मैंने आपको बताया ना लॉल को
एक बंदा सोच रहा है लॉट्स ऑफ लव, वो खुश हो रहा है, कहता मुझे इतना लव मिल रहा है, लॉल, लॉट्स ऑफ लव। बाद में पता लगा भाई, ओहो क्या बताऊं, बहुत खतरनाक दर्दनाक हादसा हुआ। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, लो मुझे भी नहीं पता। लाफ आउट लाउड, बहुत बढ़िया। अभी एक दो दिन पहले की बात है, मैं रेडियो पे सुन रहा था, स्टेशन पे दिल्ली की जनता से पूछ रहे हैं ओएमजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ओएमजी की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ। ये और आगे किया है इसने, ओ माय गॉड में लिखा होगा ओ माय गॉड, है ना। और फिर उससे पूछा सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है, वो नहीं पता। ओएमजी की सबको पता है। 10 में से 10 लोगों ने ओएमजी की सही फुल फॉर्म बताई, लेकिन शायद 2-3 ने सीआरपीएफ की सही फुल फॉर्म बताई। खैर चलिए कोई बात नहीं, आप जरा ये क्वेश्चन ऑब्जर्व करो। नहीं रुपेश, ये सीआरपीएफ वाली फुल फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है 2012 1 मार्क। कहानी क्या थी यार, कहानी थी तो मैं भूल गया, मुझे याद दिलाना क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, भूल गया मैं। बारिश, हाँ सनस्क्रीन, ठीक है याद आ गया, इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। याद आया याद आया। थोड़ा थोड़ा याद है, कोई बात नहीं, पूरा याद दिलाएंगे। और वैसे वो थोड़ा याद है तो उसे भूल जाएंगे ना आप, तो आप मुझे ज्यादा कृपा होगी, पुरानी क्लास भी अटेंड करिएगा, ताकि एक एक बात आप रेगुलर फ्लो में समझ जाए। क्योंकि जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको समझ भी आ रहा होगा ना, यहाँ पर आपको कोई के मैप बनाने का ऑप्शन है ना, आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, आपको वैल्यूज के साथ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये लास्ट क्लासेस टॉपिक की, अगले क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट होना है, तो अभी इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने की टेंशन मत लें, अगले टॉपिक से साथ साथ स्टार्ट करिएगा। ओके, 15% लोगों ने बोला है ए, 7% ने बोला है बी, 70% लोगों ने बोला है सी, और 9% ने बोला है डी। चलिए मैं एक एक वैल्यू के साथ ऑब्जर्व करता हूं और फिर मुझे बताइएगा। ओहो कोई बात नहीं, सम रियल नंबर्स आर रेशनल। अच्छा, अभी 1 मिनट पहले मैंने ऑब्जर्वेशन एक बताई थी आपको, उस पर प्रूफ भी कराऊंगा, बट ऑब्जर्वेशन क्या थी मुझे बताओगे। अभी एक ऑब्जर्वेशन बताई थी क्या, यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ क्या यूज करने का, इम्प्लीकेशन या कंजंक्शन। वेरी गुड, यूनिवर्सल के साथ इम्प्लीकेशन यूज करना है और एग्जिस्टेंशियल के साथ कंजंक्शन यूज करना है। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो बड़ा साधारण सा स्टेटमेंट है, सम रियल नंबर्स आर रेशनल, कुछ रियल नंबर्स रेशनल हो सकते हैं या होते हैं। अब इसने रियल और रेशनल सम से ही लिखा या और लगा दिया, ये पागल है क्या। आप मुझे बताओ, और तो का तो कोई सेंस नहीं बनता, बताओ क्या, और का सेंस क्यों नहीं बनता। फिर तो क्या, अगर सिर्फ रियल होगा तो भी चलेगा, रैशनल होगा तो भी चलेगा। मुझे तो ये बोलना है सम रियल नंबर्स आर रैशनल, यानी कि रियल और रैशनल दोनों पे ट्रू होना चाहिए ना, इजंट इट। तो क्या यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, क्या यहाँ पर डिसजंक्शन ज्यादा बेटर ऑपरेटर है या कंजंक्शन, बताओ। 100% कंजंक्शन इज अ बेटर ऑपरेटर। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या। नो डाउट कंजंक्शन इज अ बेटर ऑपरेटर, यस। ठीक है, तो ये बात बड़ी साधारण सी थी, ऑब्जर्व करने वाली थी।
आप मुझे अलाउ कर रहे हो, मैं ऑप्शन ए को यहां से हटा दे रहा हूं। अब जरा ऑप्शन बी पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है? फॉर एवरी एक्स रियल एक्स इंप्लाइज रेशनल एक्स। इसने ज्यादा नहीं फेंक दिया? वैसे यूनिवर्सल के साथ इम्प्लीकेशन यूज करके सही किया था। बोलना था सम रियल नंबर्स आर रेशनल, ये क्या बोल दिया? एवरी रियल नंबर इज रेशनल। एवरी रियल नंबर इज रेशनल। तो स्टेटमेंट तो सही है कि गलत है मैथमेटिकली, वो भी अलग बात है, बट इतना ज्यादा नहीं बोलना था। अगर हर रियल नंबर रेशनल होगा तो फिर बेचारे इरेशनल कहाँ जाएंगे? अंडर रूट 2 कहाँ जाएगा? याद है सेट थ्योरी? अंडर रूट 2 बेचारा गायब हो जाएगा। तो ये तो मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए था। हालांकि 7% लोगों ने वैसे भी सही आंसर किया है, बट ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज इनवैलिड। ओके, अब आखिरी के दो मैं देखता हूं। तो डी ने तो क्या किया? रिलेशन की डायरेक्शन ही बदल दी। बोलना था सम रियल नंबर्स आर रेशनल, ये भाई साहब लिख दिए सम रेशनल नंबर्स आर रियल। थैंक यू सो मच। दो बड़े अपराध किए ऑप्शन डी ने, बताओ क्या क्या? कौन कौन से दो बड़े अपराध किए? पहला तो, वेरी गुड वेरी गुड, आई थिंक आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ इंप्लीकेशन का इस्तेमाल वर्जित है, नहीं करना। दूसरा, डायरेक्शन चेंज कर दिया। रिलेशनशिप रियल से रेशनल में जाना था, ना कि रेशनल से रियल में, इसलिए यही स्वा हो गया। अब बचा यही, इसके पास क्या ऑप्शन हो सकता है? देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज रियल एज वेल एज रेशनल। तो जाहिर सी बात है, इस बात का मतलब ये निकलता है दैट सम रियल नंबर्स आर रेशनल। मुझे बताइए, बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? इस बात का बहुत साधारण, बहुत सिंपल मतलब निकलता है सम रियल नंबर आर रेशनल। और यहाँ पता है क्या है, मैं आपको क्या करा रहा हूँ? थ्योरी तो इसमें कुछ है नहीं, प्रॉब्लम्स ही है। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे स्टेटमेंट्स में, उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। अभी क्लास के स्टार्टिंग में जो मैं आपसे बोल रहा था, दोबारा याद दिला के पूछ लेता हूँ, क्या यहाँ पर अभी तक कोई भी आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन आया क्या? नहीं। क्या ये सारे रिसेंट ईयर क्वेश्चन ही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ? हाँ। हर बार एक ही काम करना है, एक स्टेटमेंट आपके पास है, और जो भी सबसे क्लोजेस्ट मैपिंग होगी वो मैपिंग ढूंढ निकालनी, और कोई नया काम तो है नहीं। यस। अब चलिए, बीच में क्वेश्चन से बजाय मैं इस तरह की बातें मत लिखो। आज की क्लास में कुछ आत्माओं वगैरह का कुछ चक्कर हो सकता है, तो अच्छा, सनस्क्रीन के मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली अगर आप बहुत टाइम धूप में रहेंगे तो क्या आप काले पड़ जाएंगे, जिसको बोलते हैं सनबर्न हो जाएगा आपको। और खासकर अगर आपको आदत ना हो तो। जी हाँ, है ना? वैसे सोसाइटी की बात अलग है, ये होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी जो स्किन है ना, वो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर रही है, और जो सनलाइट है उससे लड़ने की कैपेसिटी बढ़ रही है। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, शायद मिलेनिन बोलते हैं। मिलेनिन जितना ज्यादा होगा, स्किन उतनी ज्यादा काली होगी, तो जो अच्छी बात है। आम तौर पे ये आप जो देखते हो ना, जो गोरे लोग होते हैं अमेरिका और यूरोप, ये अब जब बूढ़े हो जाते हैं ना, 40-50 के बाद, इनकी खाल जो है वो बड़ी समस्या है। ये लोग दुनिया में ज्यादातर एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते, ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्किन रिलेटेड। और वो लोग जो डार्क त्वचा के होते हैं, उनको कम प्रॉब्लम होती है। वैसे हमने तो बचपन में एक जोक सुना हुआ था कि भगवान जो है, जब रोटी बना रहे थे, खाना बना रहे थे, भगवान को भूख लगी, तो भगवान ने पहली रोटी सेकना स्टार्ट किया, ज्यादा जल गई। पहली पहली बार कोशिश कर रहे थे, ज्यादा जल गई। उसको उन्होंने फेंका, वो अफ्रीका में गिर गई जाके। फिर भगवान ने सोचा कि एक रोटी और बनाता हूँ, लेकिन इस बार डर था दिमाग में कि यार ये पहले की तरह जल ना जाए।
उसको डर डर में वो कच्ची रह गई रोटी, उसको फेंका, उसका यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया उधर जाके गिर गया। फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में भगवान ने परफेक्ट रोटी बनाई, और वो आपको बताने की जरूरत नहीं वो कहाँ गिरी आके। तो स्किन वाइज इट इज बेटर। खैर मैं आपको बता क्या रहा था, सनस्क्रीन ना, आजकल लोग क्रीम लगाते हैं, खैर मैं तो नहीं लगाता क्रीम व्रीम कुछ भी, कि ये हमारी स्किन काली ना पड़े। जो दुनिया के ठंडे देश है, खासकर इंग्लैंड जैसे है या कनाडा जैसा है ना, वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो स्किन काली पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो जो रईस लोग होते हैं इंग्लैंड के, कनाडा के, या और जो ठंडे इलाके हैं, वो छुट्टियां मनाने गर्म देशों में जाते हैं, और कोस्टल एरियाज में जाते हैं, जहां बेसिकली क्या बोलते हैं, सन बाथ ले सके, सन बाथ। और ऑब्वियसली वहां से होता क्या है कि कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं घूमने जाना, कुछ लोग नहीं कर सकते। तो जो लोग नहीं कर सकते ना, जैसे यहाँ पे इंडिया में जब ये, खैर कुछ लड़के भी जा सकते हैं, बट लड़कियां जैसे पार्लर में जाती है ना, अपने बाल कटा के आ रही है, फेशियल करा के आ रही है, समथिंग लाइक दिस, वहां पे लोग जानबूझ के जाके अपनी स्किन टैन करा के आते हैं, सो दैट, यस, सो दैट बाकी लोगों को लगे कि ये लोग छुट्टियां मना के हैं बाहर से, इसलिए ये इनकी स्किन काली हो गई है। तो ये सोसाइटी में सिंबल है। अगर कोई बिल्कुल गोरा है, इसका मतलब वो गरीब है। अजीब बात है, सोचिए, अगर कोई एकदम गोरा है तो वो गरीब है, बिकॉज जाहिर सी बात है वो कहीं छुट्टियां मना के बाहर से नहीं आया, वरना एक बार वो सन बाथ लेता तो उसकी स्किन आने वाले 3-4 महीने तक टैन रहती। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो पार्लर में जाते हैं, आर्टिफिशियल बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं जो स्किन जला देती हैं, ताकि वो भी बता सके, यस यू नो वी वेंट टू हवाई फॉर सम डेज एंड यस इट वाज गुड, वी फील रिजुविनेटेड, लाइक दिस। तो ये कहानी थी। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात उल्टी, हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ लोग कह रहा है भाई जले ना, वहां लोग जलाने के पैसे दे रहे हैं। गोरे लोगों में खून की कमी होती है, ये मैं क्या बोलूं भाई इस पे। चलिए खैर, मैं एजेंट पे वापस आता हूँ, मुझे एक बात प्रूफ करनी थी, मैं उस स्टेट में वापस आता हूँ। देखो एक बात, मैं एक ऑब्वियसली फिजिकल अपीयरेंस एक ऐसी चीज है, क्या इस वजह से ये किसी के हाथ में है क्या, ये बताओ। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग वो मैं वो बता देता हूँ। ऑब्वियसली किसी का मन करेगा कि उसकी हाइट, किसी की हाइट कम रह गई नहीं, उसका मन करता है कि उसकी हाइट 6 फीट हो, 6.5 फीट हो। किसी का रंग, अब आपको सांवला अच्छा लग रहा है, गोरा अच्छा लग रहा है, जो भी कुछ है। किसी के बाल नहीं, पर पॉइंट ये है, आपको भगवान जैसा भी बनाएगा, जैसा भी बनाया है, आप कभी सेटिस्फाई हो सकते हो क्या? कभी नहीं। ये सबके साथ है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप है, हर किसी में कोई ना कोई कमी होगी, बट कोई ना कोई अच्छाई भी होगी, ये दोनों बातें एक साथ है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे ना, किसी का मतलब लोगों में इतनी समस्याएं हैं फिजिकली, कोई बेचारा अपंग है, किसी के कोई और प्रॉब्लम है, इतनी दिक्कतें समाज में आपने देखा कहा लोगों की समस्या, तो आपको लगेगा बहुत अच्छे हो। पॉइंट ये है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और एक कहानी, पता नहीं मैंने आपको बताई कि नहीं बताई, हमारे एक रिलेटिव है, उनकी एक दुकान है रेडीमेड की। बचपन में हम वहां पे अपनी स्कूल ड्रेस लेने जाते थे, उनकी दुकान पे एक सेल्समैन था, है ना।
कम से कम 5 फुट 6 फुट 6 साढ़े 6 फुट का वो था, एकदम गोरा चिट्टा गबरू जवान, मतलब क्या बोलूं, ऋतिक रोशन फेल था उसके आगे। वो सेल्समैन था, यही उसे 2,500-3,000 रुपए तनख्वाह मिलती होगी, क्या फायदा फिर उस फिजिक का, उस लुक्स का, कोई फायदा है? और जो अंकल थे जिनकी दुकान पे वो सेल्समैन था, उनके सिर पे बाल नहीं थे, पेट उनका निकला था, दांत उनके थे नहीं थे, दिखता नहीं था क्योंकि पुड़िया खाते रहते थे। वो कभी कुछ बोले नहीं, मुझे उनकी आवाज नहीं पता, क्यों ऐसे बोलते थे, बस ऐसे करते थे, मैंने कभी सुना नहीं उन्हें। तो फिर ये चीजें अपने हाथ में है ही नहीं, तो इसकी आपको टेंशन लेनी ही नहीं है इसके बारे। और मैं तो बोलता हूँ आर्टिफिशियल भी नहीं लेना है। लोग पता नहीं क्या क्या करा रहा है, कोई स्किन कलर चेंज करा रहा है, कोई नकली बाल उगवा रहा है, कोई विग लगा रहा है। खैर अपनी मन है, जिसका जैसे अच्छा लगे, बट मुझे लगता है जो है वो है, बात खत्म। स्टोरेज लेके कितने लोग मरते हैं यार, बॉडी बनाने के लिए ज्यादा कैप्सूल खा लिया मर गया, ऐसे कई न्यूज मैंने देखी है कंफर्म। क्या बेवकूफी है। कोई बात नहीं, चलिए हम मुद्दे वापस आते हैं। लेकिन ये बात करना जरूरी है क्योंकि आपकी उम्र ऐसी है जिसमें लगता है कि मेरे अंदर लाख बुराइयां हैं और मैं उन्हें कैसे बदल दूं। मैंने आपको क्या सिखाया? आपको किस चीज का टेंशन लेना है? जो खोपड़ी के ऊपर है या जो खोपड़ी के अंदर है? किस चीज का टेंशन लेना है? जो खोपड़ी के ऊपर है, जो खोपड़ी के अंदर है? जो खोपड़ी के अंदर है, उसका टेंशन लो ना भाई, वो वैल्यूबल चीज है। चलो ठीक है। और जब पैसा आप कमाओगे तो धीरे धीरे आप में खुद सुधार होने लगेंगे। एक पिक्चर दिखा रहे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की वाइफ जो है दोनों, जब दोनों की शादियां हुई, तो जो अनिल अंबानी है उसकी वाइफ ऑलरेडी हीरोइन थी, बॉलीवुड में काम करती थी, स्मार्ट थी, सुंदर थी, सब था। और जो मुकेश अंबानी है, उनकी वाइफ इस ऐसे कोई ग्लैमरस फील्ड में नहीं थी, साधारण जैसे भारतीय नारी लगती है ऐसी थी। आज उल्टा हो गया, जो गृहस्थ नारी थी वो तो हीरोइन बन गई है, हर आईपीएल के मैच में आपको नजर आती है। जो बेचारी बॉलीवुड में काम करती थी वो मोटी हो गई है। तो पैसा बदल देता है इंसान को, नहीं। चलिए अब देखिए जरा, 2-3 ऑब्जर्वेशन मुझे आपसे कराने हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? इफ ह्यूमन इज इंडियन एंड देन इट लाइक क्रिकेट। मैं दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पर लिख रहा हूं। एक फंक्शन है इंडियन जो कह रहा है एक्स इज एन इंडियन, और एक फंक्शन है क्रिकेट जो कह रहा है एक्स इज क्रिकेट। पहले मुझे बताओ ये दोनों फंक्शन ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? एक फंक्शन है एक्स इज एन इंडियन, दूसरा है एक्स लाइक क्रिकेट। अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, मुझे लिखना है, एक एक करके देखिए आपको बता रहा हूँ। इफ एक्स इज अ इंडियन देन इट, मतलब उसमें इट और लगा लीजिए, बट इफ I1 इज अ इंडियन देन लाइक्स क्रिकेट, इफ I2 इज अ इंडियन देन लाइक क्रिकेट, इफ I3 इज इंडियन देन लाइक क्रिकेट। और इन सबके बीच में मैं एंड लगाता जा रहा हूँ। और सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को क्या मैं ऑब्वियसली इंप्लीकेशन से लिखूंगा? हाँ। और इस तरह की ऑब्जर्वेशन मैंने आपको पहले भी कराई थी, जब बाद में मैं इसको कंक्लूड करूंगा तो ऑब्वियसली मैं इस बात को ऐसे ही लिखूंगा दैट इंडियन, फॉर एवरी इंडियन लाइक्स क्रिकेट। अब इस बात का मतलब क्या हुआ मुझे बताओ? इस बात का मतलब हुआ, अगर एक्स को हम ह्यूमन में मान ले, एवरी इंडियन लाइक क्रिकेट। ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको क्यों करा रहा हूं? अब अगर मैं इंडियन को आई लिख दूं, अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं, तो क्या ये सही तरीका होगा रिप्रेजेंट करने का? नहीं। जी हाँ बिल्कुल, ए इम्प्लाई बी को आप नेगेशन ए और भी लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर, अब फॉर एग्जाम्पल, एवरी इंडियन लाइक क्रिकेट, क्या इसका मतलब ये है कि कोई और क्रिकेट को लाइक नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा तो नहीं हम बोल रहे। हम सिर्फ बोल रहे हैं एवरी इंडियन लाइक क्रिकेट, दैट इज इट। अब अगर इंडियन नहीं है
मान लीजिए कोई श्रीलंकन है, अब उसको क्रिकेट लाइक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑब्जर्वेशन जो इस स्टेटमेंट से हम यहाँ पर कंक्लूड करके निकाल सकते हैं। क्या बात फॉलो कर पा रहे हो? अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपको रिवर्स ऑब्जर्वेशन करके दिखाऊं, एक समोसे वाला एग्जांपल हमने किया था, याद है आपको? तब कंजंक्शन को इंग्लिश में क्या, अभी मैं बताऊंगा, पहले जरा ये ऑब्जर्वेशन देखिए। अब यहाँ देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एवरी इंडियन, मुझे बोलना है कि सम इंडियंस में लाइक समोसा। यस, तो जरा गौर करिए, फिर वही बात, इफ आई इज एन इंडियन देन इट लाइक समोसा, इफ आई टू इज एन इंडियन देन लाइक समोसा। और यहाँ पर मैंने हर किसी के बीच में क्या लगाया है, एंड लगाया कि और लगाया है? हर किसी के बीच में और लगाया है ना? अब इस बात को समझिएगा ध्यान से, क्या मैं यहां पर इंप्लीकेशन लगा सकता हूं? रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए क्या मैं अब यहां पर इंप्लीकेशन लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। बताओ क्यों? क्योंकि आपको याद है ना, ये क्वांटिफायर्स पढ़ते हुए हम आए हैं, यहां पर बीच में क्या है, और है ना? और के साथ हम क्या लगा रहे हैं, एग्जिस्ट, और को जब इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगाते हैं। वेरी गुड। और दोनों फॉल्स फॉल्स करूंगा, अगर कोई इंडियन भी है, बिल्कुल सही बात है, इंप्लीकेशन का मतलब समझ लो ना अभी आप, अगर ना इंडियन है और ना वो समोसा पसंद है तब भी ट्रू मिलेगा, और एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो कि यहां पर मुझे दोनों चीज इंश्योर करनी है, वो इंडियन भी हो और उसको समोसा पसंद भी हो, देन ओनली आई कैन हैव दिस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ट्रू फॉर एटलीस्ट वंस। तो यहां पर मैं इम्प्लीकेशन नहीं लगा सकता, बिकॉज वो सारे केस इनवैलिड होंगे तब भी वो मुझे ट्रू बताने लगेगा। और इसमें जितना सोचोगे, जितना इस बात को एनालाइज करोगे, इसमें जितना समय लगाओगे और क्लैरिटी आपको आएगी। बट अगेन ये ऑब्जर्वेशन याद रखना है कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ क्या लगाना है, कंजंक्शन, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ क्या लगाना है, इम्प्लीकेशन। बताएं जरा, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, ठीक है। तो बीच में मैं ऑब्जर्वेशन आपको कराने लगा था। अब जरा एक और स्टेटमेंट देखिए और मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या होगा। मैं जानबूझ के भी आपको थोड़े लैंग्वेज वाले स्टेटमेंट ही करा रहा हूँ, और ये एक उल्टा स्टेटमेंट है, जरा इसको ऑब्जर्व करिए। गेट 2010 में 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, ये पहला ऐसा क्वेश्चन अगर आप गौर करेंगे जो रिवर्स है। अभी तक हर क्वेश्चन में पैटर्न क्या था, आपको इंग्लिश स्टेटमेंट देके मैपिंग पूछी गई थी। यहां पर आप गौर करेंगे, पूरी बात पढ़ेंगे तो आपको समझेगा, यहाँ पर मैपिंग गिवन है और आपसे स्टेटमेंट पूछा है। तो जरा इसको एक बार ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं कि क्या आप इसमें रिलेट कर पा रहे हैं। वेरी गुड।
कई लोग सही ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाकी लोग बताओ भाई एक बार। जैसे चाहे वैसा ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप चाहो तो, ऑब्वियसली प्रैक्टिस है, आप चाहो तो बिल्कुल नेगेशन बाहर निकाल के उस हिसाब से ऑब्जर्व करो या डायरेक्ट ऑब्जर्व करो। ये क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे नहीं कर सकते, देखिए वो यू नो हर किसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग का भी मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैंने लगभग 2-3 मिनट का समय सबको दिया। ये एक अलग तरह का पैटर्न है, इसको देखिए समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है। 5% वोट मिले ऑप्शन ए को, सबसे ज्यादा 56 मिले बी को, 21% वोट मिले सी को, और 19% मिले डी को। देखिए इस बात को ऑब्जर्व कैसे करना है। एक पूरी स्टोरी अगर आपके पास है, उसको नेगेट करना हो, तो कई लोग क्या सोच रहे हैं कि शायद उसका एक एक पार्ट को नेगेट करना होगा। मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला था, फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट अ वाई देयर एग्जिस्ट अ टी एंड देन नेगेशन ऑफ फंक्शन। तो ये बात तो देखिए एक बिल्कुल तय है, फंक्शन को नेगेटेड फॉर्म में पढ़ना आसान है या मुश्किल है? ये मुश्किल काम है। नेगेशन बाहर है, जैसे हमने कई बार ऑब्जर्व किया कि एक बार डायरेक्ट पढ़ लो, एक बार नेगेशन के साथ पढ़ लो, तो फिर भी रिलेटिवली उसको पढ़ना आसान रहता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, तो बेटर अप्रोच क्या रहेगी? वही जैसे मैं हमेशा करता हूँ, 2 बार अगर मैं नेगेट कर लूं तो फंक्शन के नेचर पे, टेक्निकली पूरे स्टेटमेंट के मतलब पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए कुछ वही मैं करने का प्रयास करता हूँ। जब 2 बार नेगेट करूंगा, एक नेगेशन बाहर रखता हूँ, तो ये फॉर एवरी एक्स हो जाएगा ई एक्स, दैट विल बी फॉर एवरी वाई, फॉर एवरी टी, और ये नेगेशन नेगेशन कैंसिल आउट, तो अब सिर्फ अंदर बचेगा फंक्शन एक्स वाई टी। और अब मैं जरा फंक्शन का मतलब पढ़ लेता हूँ, इसका मतलब क्या है। एक ही बात है, एक ही बात है। एफ एक्स वाई टी का मतलब है स्टेटमेंट दैट अ पर्सन एक्स कैन फूल अ पर्सन वाई एट अ टाइम टी। क्या शानदार बात कही है। कह रहा है एक पर्सन है एक्स जो किसी दूसरे पर्सन वाई को फूल बना सकता है एट अ टाइम टी। ये इस बात का मतलब है। तो एक बार जरा ब्रैकेट पे, वो नेगेशन पे हाथ रख लो और मुझे बताओ कि इसको कैसे पढ़ोगे। हम पढ़ेंगे, देयर एग्जिस्ट अ पर्सन हु कैन फूल everyone all the time, yes or no? देयर एग्जिस्ट का मतलब होगा एक ऐसा आदमी है who can fool everyone all the time, yes। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अभी आपको इसको नेगेट करना है। वैसे अगर मैं नेगेशन की बात आपसे पूछूं, तो जब मैं कह रहा हूं कम से कम एक ऐसा आदमी है जो किसी का, कितने भी लोगों का कभी भी पागल बना सकता है, उसको नेगेट करना, तो क्या मतलब होगा इस बात का कि ऐसा एक भी आदमी नहीं है, बात खत्म। सोचो आप, स्टेटमेंट कहता है कि एक ऐसा आदमी है जो किसी को भी कभी भी पागल बना सकता है। जब मैं इसको नेगेट करूंगा तो बोलूंगा ऐसा कोई आदमी नहीं है। और जब मैं स्टेटमेंट बी पढ़ता हूं, नो वन कैन फूल एवरी वन ऑल द टाइम, ये बात बिल्कुल रिलेटेड फील हो रही होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, यस और नो। लेकिन अब कुछ लोग इसको कैसे पढ़ते हैं कि भाई जब इसको नेगेट करना है तो पूरा नेगेट कर देंगे। बोलेंगे everyone can fool someone at some time, or everyone can fool some person all the time,
या नो वन कैन फूल सम पर्सन सम टाइम। आप एक बार ऑब्जर्व कर लो, ए बी, ए सी और डी में अगर अभी भी आपको कोई कोई ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है, तो मैं एक बार दोबारा आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार हूं। बट पॉइंट ये है, अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लूं समवन का नेगेशन क्या होता है, ये बता सकते हो डायरेक्ट? छोड़ दो फंक्शन बाजी क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। जब सम को उल्टा करते हैं तो नन मिलता है, ये तय है। क्वांटिफायर पे ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, सम को उल्टा करेंगे नन मिलेगा, और वो सम यहां पर था, तो फिर सोचना किस बात का है। someone can fool everyone all the time, no one can fool everyone all the time, नेगेशन के बाद हो जाएगा। तो 100% ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार बताएं, रिलेट कर पा रहे हैं क्या? बात समझ आ रही है सभी को? बहुत अच्छे। किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट हो तो एक बार बता दो प्लीज जल्दी से। अगर किसी भी ऑप्शन में डाउट हो तो मुझे बताओ जल्दी से एक बार। फेयर इनफ। अभी थके तो नहीं? थकान हो तो मुझे बता देना, थोड़ी सी क्लास लेट है। और मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को आदत है, वैसे आधे टाइम तो ये मैं आपके बाबू सोने का टाइम तो नहीं खा रहा हूँ। नहीं, आदत तो है, बट वो समय मेरे साथ बिताने की आदत नहीं है ना। उधर से मैसेज आ रहा होगा, कहाँ हो, हेलो, हाय। अच्छा, कुछ लोग कह रहे कि बाबू सोना नहीं है। अगर नहीं भी है तो उन बेचारों का समय बाबू सोना की कल्पना करने में निकलता नहीं। जब आप जब आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोगों के, क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये क्या कहते हैं, स्टॉक करना, हाँ, ये सब कर रहे होते तो वो क्या है? वो सिर्फ कल्पना ही तो है। मैंने आपको बताया था, एक स्क्रीनशॉट बताया था, एक लड़के ने कमेंट किया, आई प्लीज गिव मी योर नंबर, आई लाइक टू बी योर फ्रेंड्स, ऐसा समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ नंबर किया। लड़की ने रिप्लाई किया, और मैंने नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, एक लड़के ने एक लड़की को किया। लड़की ने बोला आई एम जस्ट 13, डोंट टॉक टू मी। उस लड़के ने 5 साल के बाद फिर मैसेज किया, नाउ यू आर 18, कैन वी टॉक। उसका स्क्रीनशॉट था। देख रहे हो पेशेंस लड़के का, 5 साल। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंस्टाग्राम ही डिसेबल कर दिया मेरी वजह से, ऐसा मत करें। और मैं वैसे भी किसी को नहीं बोलता कि प्रिपरेशन के लिए जो है आप अपने अकाउंट बंद कर दो, ऐसा कभी मत करो। हर चीज पे एक्टिव रहना है, लेकिन बैलेंस तरीके से। सामाजिकता अपनी खत्म नहीं करना है। ये देखिए जरा, इस क्वेश्चन को देखिए, और ये सामाजिकता के आधार पे क्वेश्चन बनाया गया है। सोने और चांदी की बात ये कर रहा है। आज तक ना फेसबुक चलाया या इंस्टाग्राम चलाया, कुछ चलाया नहीं। आपका तो नाम भी ऐसा है, सूट भी करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मजे की बात है कि अगर आज सच में भगत सिंह भी होते ना, तो उनको भी सोशल मीडिया पर अकाउंट वो जरूर बनाते, इजंट इट, ताकि अपनी बात आगे तक पहुंचा सके। भाई ये तो सब जानते हैं ना, भगत सिंह जो गिरफ्तार हुए थे वो जानबूझ के ही तो हुए थे ना, वो तो चाहते तो भाग सकते थे।
वो सिर्फ इसलिए हुए थे कि मुकदमा चले, पॉपुलैरिटी हो, मुझे भले ही फांसी हो जाए लेकिन लोगों को इससे कुछ गुस्सा आए, है ना। तब सोचिए अगर अगर भगत सिंह आज होते तो हो सकता है जान देने की भी जरूरत ना पड़ती। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे रोज वीडियोस वायरल हो रही होती, और व्हाट्सएप के जरिए हम अंग्रेजों के खिलाफ दिस इज अ वेरी वेरी, मैं आपको सारे क्वेश्चन शानदार करा रहा हूं, और हर क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन वो मासूम चिड़िया की तरह जो देखने में लग रहा है कि बस आ गया पकड़ में, ये तो सर बहुत आसान है, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि ओहो। म्यांमार में भी ऐसा ही हाल है। म्यांमार में तो क्या है, आर्मी शासन है। म्यांमार इंडिया से हेल्प मांग रहा है, तो इंडिया को हेल्प करनी चाहिए क्या। आपको क्या लगता है हमारे रिलेशंस किससे अच्छे हैं, वहां की डेमोक्रेटिक सरकार से या वहां की आर्मी सरकार से। और आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले ही लोकतंत्र आया म्यांमार में, पिछले 50-55 साल से आर्मी रूल ही है। नहीं पता आपको ये बात। तो वहां के लिए कोई नया नहीं है ये, वहां ऐसा ही होता है। तो फिर हम क्यों लड़ाई में पार्टिसिपेट लें, नहीं। दो लोगों की लड़ाई में बाद में कपड़े हमारे फटेंगे। जिस देश की, जहां जिस देश में जैसी सरकार है वहां की जनता वही डिजर्व करती है। आप मुझे बताओ, अगर जनता सच में अपनी पे आ जाए तो कोई टिक सकता है क्या। नहीं। चलिए क्या, जब आप आईएफएस हो जाएंगे और विदेश नीति आपके पास आएगी तब इस सवाल पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन है, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रीशियस। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रीशियस। तो सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूं उन, बस 1% और होता तो आपकी सरकार बन जाती, आप कंपनी के सीईओ होते, 50% शेयर होते आपके पास। इन लोगों जिन्होंने कहा, दिमाग लगाया, ऐसा नहीं, इन्होंने बोला गोल्ड, हाँ गोल्ड, एंड, हाँ एंड, सिल्वर, हाँ सिल्वर, प्रीशियस, बस प्रीशियस मिल गए भगवान। कोई मंदिर मंदिर थोड़ी भटकना है, पहले मंदिर में दर्शन हो गए, बस यही फूल चढ़ा दिए, यही अपना अर्पित हो गए, हो गया काम। गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रीशियस। सर अहमदाबाद में 1 लाख लोग मैच देखने आते हुए और सिंपल लोगों से 500-500 लेते, सोशल डिस्टेंसिंग ना हो तो। ये सरकार बड़ी जालिम आदित्य, ये सरकार हम गिराएंगे, हम शासन करेंगे। सब नीतियां गलत है इनकी, ये सब पैसा खाते हैं, और फिर जब हम शासन करेंगे तब हम भी यही करेंगे। नहीं, भाई
हजारों साले से कितनी सरकारें आई, कितनी गई, कितने राजे महाराजे आए, कितने गए, ये सब ऐसे ही चलता है। सो डोंट वरी, कोई यहाँ पे जन्नत नहीं बना सकता, स्वर्ग नहीं बना सकता कोई। चलो इधर आ जाओ आप। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, गोल्ड एंड, बताओ इसमें गलती क्या है? जब आप इसे हिंदी में पढ़ेंगे इसका मतलब क्या है? सोने और चांदी के जवाहरात जो हैं वो कीमती होंगे। तो क्या एंड होगा या और होगा, ये बताओ ना मुझे यार। ऑब्वियसली और होगा। लेकिन ये क्वेश्चन इतनी बार मैं इतने लोगों से करा चुका हूं, 10 में से 6 बच्चे इस इंग्लिश के एंड को कंजंक्शन यानी कि प्रपोजिशन का एंड बना देते हैं। इंग्लिश के एंड को प्रपोजिशन का एंड बना देते हैं, जो कि सही है कि गलत है? ऑब्वियसली गलत है। आपको तो अब आप क्या करेंगे, जब इंग्लिश में एंड आपको लिखा मिलेगा तो उसको प्रपोजिशन में क्या बनाएंगे बताओ? अबे और नहीं बनाना है, उसका मतलब समझना है आगे। कभी कभी हो सकता है कि एंड का मतलब एंड ही हो। अब मैं वही वही मैं चक्का, आधे लोग रट लेंगे एंड मतलब और, एंड मतलब और, कहीं और एंड आ गया, पेल दो गया। अब अगर मैं आपसे बोल दूं फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल आपको दूं? सपोज करिए, सपोज करिए कि आप कैंपिंग करने गए हैं किसी कैंप में, यू नो कैंपिंग। एक दिन आप समाज से दूर जंगल में जाके 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 जो है कैंप में सोना चाहते हैं। तो सुबह जब आप अपनी नित्य क्रिया के लिए जाएंगे तो आपको लोटा चाहिए, पानी चाहिए, एंड या और, या दोनों चाहिए? व्हाट डू यू नीड? दोनों चाहिए। तो कैसे लिखूंगा मैं? यू नीड लोटा एंड वाटर और लोटा और वाटर, लोटा एंड वाटर। तो वहां पे उस एंड का मतलब क्या एंड ही होगा? हाँ, एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप याद रख सके इस बात को। वैसे तो मैं भी बोल सकता था, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते, व्हाट डू यू नीड? यू नीड अ पेन एंड अ पेपर, और अ पेन, पेन और पेपर, पेन एंड पेपर, और वहां पे एंड का मतलब एंड ही होता है ना? तो इसका मतलब चाहे एंड है चाहे और है, पढ़ते ही भावुक नहीं हो जाना है कि बस हो गया काम। उस बात का मतलब समझना है। देख रहे हो, अभी तक 3 4 5 जितने अलग अलग स्मार्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए, हर क्वेश्चन आसान था, लेकिन सॉल्व होने के बाद लगता है कि आसान था, जब सॉल्व कर रहे होते तो नहीं बात समझ आ रही होती। इजंट इट? है ना? जैसे कि एक मैं न्यूज चैनल पे देख रहा था, ये होता है ना जो बताते हैं बिजनेस न्यूज चैनल, शेयर मार्केट में ये करो वो करो। तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट शेयर मार्केट शायद सुबह 9:15 पे शुरू होती है और कब तक, 3:45 पे बंद होती है, ऐसा कुछ मान लीजिए, 3:30 पे बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये जितने एक्सपर्ट्स होते हैं ना, ये 9:15 से पहले एक्सपर्ट होते हैं और 3:30 के बाद के एक्सपर्ट होते हैं, बीच के नहीं होते। अबे तुम इतने बड़े एक्सपर्ट हो, तुम खरीद लो ना खुद, हमें क्यों बता रहे हो भाई? कह रहे जी हम आपका इन्वेस्टमेंट कराएंगे, 1 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे और हमें 1% दे दीजिएगा। भाई तू जब अपने तू 100% कर, मेरा क्यों 1% के चक्कर में लगा हुआ है? अपना डबल कर ले तू। तो एवरीबडी इज एक्सपर्ट, बट बिफोर 9:15 सुबह सुबह ही आपको बताएंगे आज ये खरीदे ये बेचे, फिर शाम को बताएंगे आपने क्या क्या गलतियां की। बट ये बीच के 6 घंटा ये सो जाते हैं, फिर इन्हें होश नहीं होता। जब मार्केट चल रही है तो खुद कर ले। नहीं, चलिए खैर, तो ये आपको समझ आ गया। बाकी अब आपको समझ ही आ रहा होगा कि वाई डी इज अ करेक्ट आंसर। सी में क्या गलती की इसने? ये जो स्टेटमेंट है, मुझे बताओ, इसने बोला ऑल सिल्वर एंड गोल्ड या सम? ऑल या सम में से कुछ बोला कि नहीं बोला? कुछ नहीं बोला इसने। इसने ना ऑल बोला ना सम बोला, बट जो बोला क्या वो नेचुरल रूल है, क्या वो कॉमन सेंस बात है? यस। और अब आपको अगली बात समझनी पड़ेगी कि वो बोले या ना बोले, आपको समझ, इफ आई से sun rises from the east, do I require to say that every day sun rises from the east? No, it is obvious। वो आपको यूनिवर्सली लेके चलना है भाई।
ठीक उसी तरह से यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। और ऑप्शन ए ने तो वाह, मैपिंग की डायरेक्शन को ही बदल के रख दिया। ये कह रहा है अगर कोई चीज कीमती है तो ये वो गोल्ड और सिल्वर एंड किया है, उसमें भी दोनों है। शुक्र है इस बात का कि इसे कोई वोट नहीं मिला। बट मुझे बताएं क्या ये क्वेश्चन भी मजेदार है। डायमंड हो सकता है, रोहन भी तो हो सकता है, आप भी तो बेशकीमती हैं। नहीं, निर्जीव वस्तु में कहा आप कीमत ढूंढ रहे हैं। नहीं, अपनी मम्मी से पूछिएगा जरा। मेरा चांद सा बच्चा। चलिए जरा ये देखिए, जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और मैपिंग वाले आइडिया पे ही रिलेटेड है। इसको जरा ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं आंसर क्या होगा। जरा ऑब्जर्व करिए एक बार। भैया आज मैच तो नहीं इंडिया का। तो ये जो सीरीज है कितने मैच की है, कल फाइनल है क्या? 5। ओहो। टाइम बढ़ा दूं? नहीं यार, 12:45 तक नहीं होगी, 11:45 तक होगी। सर पाकिस्तान को भी इंडिया वैक्सीन दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बिजनेसमैन ही तो फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है। एट परसेंट, 7%, 25% एंड 60%। चलो
काफी अच्छी इम्प्रूव परफॉर्मेंस है, बहुत ट्रिकी ये स्टेटमेंट था बट बहुत शानदार था। काफी लोगों ने सही आंसर किया, एक बार जरा इसे ऑब्जर्व करिए फिर अब देखेंगे क्या इसने बोला। इसने बोला टाइगर्स एंड लायंस अटैक इफ दे आर हंग्री और थ्रेटेंड। पहले बताओ ये स्टेटमेंट का मतलब समझ पा रहे हो क्या? टाइगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? टाइगर को हिंदी में बोलते हैं बाघ। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और टाइगर हमारा क्या नेशनल एनिमल है? ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो ना, बट दोनों ही खतरनाक किस्म के जानवर हैं। तो चाहे बाघ है चाहे शेर है, दोनों अटैक करेंगे दो केस में, या तो वो भूखे हों या तो आप उनको डरा दें। इजंट इट? यस, ठीक है। टाइगर इज मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, उससे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, पता लगेगा। बट अब मैं जरा पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। पहली बात तो टाइगर एंड लॉयन, क्या ये दोनों आपस में मिलके शिकार करेंगे? कि नहीं नहीं, टाइगर कह रहा है अभी मैं अकेला हूं, अभी शेर नहीं है, शेर कह रहा है नहीं मैं अकेला हूं, टाइगर नहीं है। भाई ये जिसने भी ये आंसर किया 8% लोगों ने, बताओ क्या इन्होंने अभी भी सेम गलती की है? इन्होंने फिर वही इंग्लिश के एंड को जो है प्रपोजिशन का कंजंक्शन का एंड बना दिया। ऐसे रिलेट नहीं करना है इसको, इजंट इट? तो ये वही गोल्ड और सिल्वर वाली गलती होगी। वैसे भी चार में से एक ही ऑप्शन में एंड था, ये तो वैसे भी आंसर नहीं होना था। अगला क्या पढ़ूं? बी। बी कह रहा है टाइगर और लॉयन, ये पॉइंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद यूनिवर्सल क्वांटिफाई है, इम्प्लीकेशन यहाँ पे लगा यूनिवर्सल है। हंग्री और थ्रेटेंड होगा एंड अटैक करेगा। अच्छा एक बात मुझे आपसे पूछनी है, क्या टाइगर और लॉयन हंग्री अगर उसका सिर्फ अटैक करने का मूड हो तो भी अटैक कर सकते हैं कि आज मन था कर लिया, कर दिया अटैक? इस बात को समझिए। कुछ लोग इस बात का मतलब ये निकाल रहे हैं शायद कि इफ एंड ओनली इफ नहीं, हंग्री और थ्रेटेंड तो अटैक करेगा लेकिन उसका मन भी है। हम ये नहीं बोल रहे सिर्फ इसी केस में अटैक करता, हो सकता है जनरली भी कर दे। हंग्री और थ्रेटेंड होगा तो अटैक करेगा, ये गारंटी हमारी है। लेकिन बिना हंग्री और थ्रेटेंड हुए भी अटैक कर सकता है। यस और नो, क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? यस। तो अब जिन लोगों ने हंग्री और थ्रेटन्ड और यहां पर एंड लगा दिया, इन्होंने गलत कर दिया। वो क्यों? बताओ गलत क्यों किया? इनका ऐसा मानना है कि हंग्री और थ्रेटन्ड होना ही चाहिए तभी अटैक होगा। नहीं, गलत। ये बिना हंग्री थ्रेटन्ड, अगर हंग्री और थ्रेटन्ड नहीं होगा तो वो क्या कर सकता है, इसके बारे में हमने कुछ बोला ही नहीं। क्या वो अटैक कर सकता है? हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। हमने सिर्फ इतना बोला है हंग्री या थ्रेटन्ड होगा तो जरूर करेगा। इजंट इट? तो जिन लोगों ने यहाँ पर अगेन एंड लगाया, बताओ उन्होंने क्या गलती करी? यहाँ क्वांटिफायर लगा नहीं था, बट ये वही गलती यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल वाली। भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इम्प्लीकेशन लगाना है, कंजंक्शन नहीं लगाना। खैर, फिर भी इन 60% लोगों से मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना इन लोगों से लगा। इन्होंने तो गेम ही बदल के रख दिया। देखो गेम जिन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, टाइगर और लॉयन है, सही बात है। ये कह रहे कि पहले वो अटैक करेगा, पहले अटैक कर देगा, फिर वो सोचेगा कि मैंने अटैक क्यों किया, क्या मैं हंग्री हूं या मुझे गुस्सा आया। यार मैपिंग तो देखो। अब इन लोगों ने क्या किया, पता नहीं ये स्टेटमेंट पढ़ रहे इतनी अंग्रेजी का मतलब समझ पा रही है तो मैं भी समझ पाता हूँ, मेरी तो इंग्लिश बहुत खराब है। टाइगर और लॉयन कह रहा पहला अटैक है ना, तो पहले अटैक लिखेंगे, बात खत्म। यस और नो? मुझे बताओ ये बात फॉलो कर पा रहे हो क्या? तो भाई ऐसा नहीं करने का। लास्ट वाला बहुत ऑब्वियस है, टाइगर और लॉयन, सही बात है। इम्प्लीकेशन हंग्री और थ्रेटन एंड इम्प्लाइज अटैक। मेरे ख्याल से सारी मैपिंग को प्रॉपर तरह से इसने कन्वर्ट किया है। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को?
कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को भी तो बताओ जल्दी से। ओके, ये देखिए बड़ा मजेदार स्टेटमेंट है, इसमें भी आप कुछ ना कुछ पक्का रिलेट करेंगे। मैं जानबूझ के आपको रिलेटेड मैपिंग्स ही समझा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि आप इन पैटर्न को, इन आइडियाज को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगो। Every teacher is liked by some student. सर यहाँ एंड का मतलब क्या होगा? अब देखिए आप ऑब्जर्व करिए, फिलहाल ये काम आपका है। ये सारे मैपिंग इतने क्लोज है ना, अगर आप एक एक करके सोचोगे आपको कभी नहीं समझ आएगा। लेकिन जो ट्रिक्स मैंने बताई है, अगर वो आप ट्रिक पूरी तरह फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़, कोई कंफ्यूजन आपको होगा। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो भी मैं देख लूंगा, डोंट वरी। ओके, एक एक करके एक बार जब मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ। 26% लोगों ने बोला है ए, 53 ने बोला है बी, 16 ने बोला है सी और 5% ने बोला है डी। गलती समझ गए। एवरी टीचर इज लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट, पहले एक बार मैं ऑप्शन बी ही देख लूं। एवरी टीचर इज लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट, क्या आप मैपिंग रिलेट कर पा रहे हो क्या? टीचर पे जहां इंप्लीकेशन है वहां इसने यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाया है, और एग्जिस्टेंशियल के केस में एंड लगाया है। बाकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। एक बार जरा ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए क्या अगर सिर्फ इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके आगे बढ़े तो क्या चीज को समझा जा सकता है? अदरवाइज ये सारे स्टेटमेंट्स इतने क्लोज हैं कि आप कहां से क्या कितना करोगे, यू विल गेट कंफ्यूज समहाउ। सिंगल पॉइंट एजेंडा में बार बार क्या बता रहा हूं आपको, बताओ। एंड के साथ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ कंजंक्शन और यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ इंप्लीकेशन लगाने का है बस। यही एक ऑब्जर्वेशन है जिसके थ्रू 10 में से 4 5 6 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। यस, मुझे बताओ एक बार ये आइडिया फॉलो कर पा रहे हो क्या? सी एक बार बता दो, सी में कंफ्यूज होना। देखिए यहां पर दोनों क्वांटिफायर को पहले तो इसने एक साथ लिख दिया, यस,
और ऑर्डर अगर आप चेक करोगे तो पहले एग्जिस्टेंशियल है, उसके बाद यूनिवर्सल है, जबकि यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहले अपने को क्या चाहिए, किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली दैट डजंट मेक सेंस। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है बट रिलेटेड है, शायद उससे भी आपको ये बात समझ आए। ये क्वेश्चन देखिए जरा, लुक एट दिस वन। सम बॉयज in the class are taller than all the girls. Some boys in the class are taller than all the girls. सेम पैटर्न है, मैं अगेन आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा सोचेंगे इन केसेस में तो गड़बड़ होगा, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। ओहो, 11% लोगों ने बोला ऑप्शन ए, 38 ने बोला है बी, 32 ने बोला है सी, और 20% लोगों ने बोला है डी। ब्रैकेट का खेल है, कंफ्यूजन हो गया। ब्रैकेट यार हो सकता है एक दो ऊपर नीचे हो गए हों, मैं एक बार क्रॉस चेक जरूर करूंगा, बट इफ आई ऑब्जर्व वन बाय वन, सम बॉयज, सम इसने लिखा, अच्छा ओके, आई थिंक ये तो यार सारे ऑप्शन गड़बड़ हो गए, इजंट इट, बिकॉज ये गड़बड़ बाहर कर दो, उसके बाद ये गड़बड़ी बाहर करो, देन ऑब्वियसली एग्जिस्टेंशियल के साथ इम्प्लीकेशन, और यहां पर भी एग्जिस्टेंशियल के साथ इम्प्लीकेशन। अब अगर मैं ऑप्शन डी को करेक्ट करना चाहूं तो मैं क्या चेंज करूं, बता सकते हो? सम बॉयज इन द क्लास, इफ आई मेक दिस एज इम्प्लीकेशन, कंजंक्शन, पहले को और दूसरे को इम्प्लीकेशन, तो क्या सेंसिबल हो सकता है क्या? एक चेंज आपको करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा सम बॉयज इन द क्लास आर टॉलर देन ऑल द गर्ल्स, गर्ल्स इंप्लाइज टू टॉलर एक्स कॉमा वाई। वो किसी में भी आप कर लो, ए बी सी डी आप जिसमें चाहे ऑब्जर्व कर लो, कोई बात नहीं। अगर ये ऑप्शन गड़बड़ भी है तब भी एटलीस्ट आप बात तो फॉलो कर पा रहे हो ना, तभी तो समझ पा रहे हो कि उसके अंदर क्या गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी को कैसे रिजॉल्व करना है। यस, एक और स्टेटमेंट देखिए, मैं कुछ इस तरह की और अजीबोगरीब स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ, धीरे धीरे आपकी सोचने की और उसको प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी है वो भी इम्प्रूव हो रही है। ये देखिए,
गेट 2011 वाज अ 2 मार्क क्वेश्चन, बहुत अजीब तरीके से लिखा हुआ है। वन ऑफ द सबसे अजीबोगरीब क्वेश्चन ये है जो प्रपोजिशन से पूछा गया है, बट एक बार अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, एटलीस्ट गलत भी करें, 2-3 मिनट का समय लें और देखें कि इसको कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ बात जरूर समझ आएगी। एक बार कोशिश करो। अभी पहले पूरा पैटर्न आप ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर देखते हैं। नहीं हो पा रहा। चलिए एक एक करके देखते हैं, वैल्यू बाय वैल्यू। फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। 35% वोट यहाँ पर मिले हैं ऑप्शन ए को, 32% मिले हैं ऑप्शन बी को, 8% वोट मिले हैं ऑप्शन सी को, और 26% वोट मिले हैं डी को। एक एक करके देखते हैं। देखिए एक बात इसने बताई कि एक्स वाई जेड तीनों जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हैं, यस और नो। तीनों पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स बीच में अगर आप ब्रैकेट के हिसाब से ऑब्जर्व करोगे, तो चलिए मैं अगर लाइन बाय लाइन यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूं, क्योंकि ये बात सही है, ब्रैकेट्स का खेल है। एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, तो ऑब्वियसली इधर से इधर का ये एक ब्रैकेट टोटल है। क्या बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? शायद बॉक्स में बंद करूं तो और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। दिस इज वन आइडिया, दिस इज अनदर आइडिया, दिस इज अनदर आइडिया, और टोटल ओवरऑल देखेंगे तो दिस इज वन एंड दिस इज अनदर। यस और नो पहले ये बताएं। अच्छा, अब अगर देखिए मैं वैल्यू बाय वैल्यू ऑब्जर्व करूं, यहाँ पे इसने लिखा है पी एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग दिस दिस दिस, और आपको ट्रू के लिए बताना। अब आप मुझे बताएं, एंड है, एंड ट्रू कब होता है? जब एंड के दोनों ऑपरेंट्स ट्रू हो, यस और नो, ठीक है।
तो अगर मैं पहली बात पढ़ूं तो लिखा है x इज इक्वल्स टू 1 और उसका नेगेशन। इसका मतलब एक बात तो तय है कि x 1 तो हो ही नहीं सकता, यस और नो, x 1 नहीं हो सकता। ओके क्या किसी ऑप्शन में x 1 है? x is being true a prime number, it means x is true number other than 1 irrespective, px is always true irrespective of value of x। ऑप्शन सी को मैं बाहर कर सकता हूं क्योंकि ऑप्शन सी के हिसाब से x की वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ये जो एंड है इसका लेफ्ट ऑपरेंड फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स को आप किसी भी चीज के साथ एंड करेंगे तो आपको फॉल्स ही मिलेगा, तो बात गड़बड़ हो जाएगी। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? यस, वेरी गुड। तो 100% ये ऑप्शन तो गड़बड़ है। ठीक है, अब आगे देखिए पढ़ता हूं। जो लोग बोल रहे हैं इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन जो लिखा है वो एग्जिस्टेंशियल के केस में नहीं लिखा है, वो यूनिवर्सल के साथ लिखा है। तो कह रहा है फॉर एवरी वाई, हर वाई के साथ ऐसा होगा, क्या होगा? एक जेड होगा, और कंडीशन क्या है? कह रहा है x इज इक्वल्स टू जो है वो y मल्टीप्लाई z होगा। इस बात के दो मतलब होंगे, या तो x और y सेम है। अगर x और y, मैं एक एग्जांपल के साथ लिख देता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 29 लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब अगर x और y सेम है तो z को 1 रखना ही पड़ेगा, और क्या ऑप्शन हो सकता है? यस और नो मुझे बताओ। अगर x और y सेम है तो z को 1 करूंगा। दूसरे केस में कह रहा है y 1 है, अगर y 1 है तो z 29 रखना पड़ेगा, और क्या ऑप्शन हो सकता है मुझे बताओ। लुक एट दिस, अगर आपने x और y को 1 कर दिया तो z 1 हो जाएगा, x और y को इक्वल किया, और अगर z को y को 1 कर दिया तो z और x को इक्वल रखना पड़ेगा। यानी कि एक बार ये x या y को इक्वल रख रहा है, एक बार ये z और x को इक्वल रख रहा है, दोनों ही केस में दूसरे वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, और यही दो फैक्टर, यही दो ऑप्शन हो सकते हैं। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि मान लीजिए x में रखो 27 और इसको कर दूं 3 × 9? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। या क्या आप ये बात समझ रहे हैं? इस डेफिनेशन के हिसाब से या तो y 1 होगा या तो z 1 होगा, यस और नो। इस डेफिनेशन के हिसाब से किसी एक को 1 करना पड़ेगा। और आप मुझे बताओ ये किस तरह के फैक्टर बनाने का तरीका है? x का जो फैक्टर है अगर वो खुद और 1 के टर्म्स में हो रहा है तो क्या ये प्राइम नंबर की पहचान है? यस, दिस इज नथिंग बट अ प्राइम नंबर। और ऑप्शन ए में आपको क्लियर कट नजर आ भी रहा है, एस एक्स इज बीइंग ट्रू सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। 27 2 इंटू 27 क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल आप लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पॉइंट ये है क्या उसके अलावा भी लिख सकते हो? फॉर एवरी नंबर वाई वो बोल रहा है देयर एग्जिस्ट अ जेड। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन तो हर समय फुलफिल होगी कि नहीं होगी? ऐसा बताओ सोच के। यस, और बाकी आप देखो ना, अगर रिलेट करो क्या लिखा है, एक्स इज बीइंग अ प्राइम, सॉरी मींस एक्स इज अ नंबर अदर देन 1, 1 के अलावा कुछ भी हो नहीं, एक्स 1 भी हो सकता है। क्या ये डजंट मेक सेंस? ये क्या कह रहा है? 1 तो हो ही नहीं सकता। खैर, और एक्स बीइंग ट्रू मींस एक्स हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स अदर देन 1 एंड एक्स। नो, एक फैक्टर तो ऑब्वियसली खुद 1 ही हो रहा है जो डेफिनेशन के हिसाब से समझ आ रहा है, और दूसरा फैक्टर वो खुद ही होने वाला है, दोनों में से सेम बात है। अभी नींद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, मेरा धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कई लोगों को शायद रोज स्ट्रगल करना पड़ता होगा नींद के लिए। नहीं सर, नींद नहीं आती है मुझे, नींद ना आए मुझे, क्या है वो, मुझे दर्द सताए, समथिंग लाइक दिस, चैन ना आए। ओके, सब गाने रटे हुए हैं। आधी लाइन मैंने बोली, तुरंत 20 कमेंट। जिन लोगों ने पूरी क्लास में एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा एक मौका हमें भी मिला है, हम भी जवाब देंगे। चलिए खैर,
ये देखो, बस अब राइटर और संगीतकार और बता देना, लाइटमैन वाइटमैन सब बता दो, पूरी कहानी हल हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया मुझे, बताओ। ये जितने केस है भाई, इन्हें थोड़ा सा एनालाइज करना है, और बाकी ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत नई कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग की है, फंडामेंटल आइडियाज है, बट उन्हीं पे टाइम स्पेंड किया और चीजों को फॉलो किया है। वो क्लास आप देखिएगा ऑब्वियसली। कल सुबह 7 बजे की भी क्लास हम एकदम टाइम पे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट भेजा है हमारे ग्रुप ने, जरा ये क्वेश्चन देख लो, चलो भाई एक बार। स्टेटमेंट है ये, आई थिंक एग्जाम का हाँ क्वेश्चन है, बट थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मैं एक बार समझा देता हूँ। व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन, आई स्टे ओनली इफ यू गो। देखो इस बात को समझना, अगर मैं आपको बताऊं P implies Q, अगर एक स्टेटमेंट है, मैं आपसे जस्ट पहले पूछ रहा हूं उसका कन्वर्स क्या होता है, मुझे बताओगे? व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट? कन्वर्स होता है जब हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये बात आपको समझ आती है? अच्छा, इसने लिखा है आई स्टे ओनली इफ यू गो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बस आप मुझे इसका मतलब बता दो, तो आप क्या निकालोगे? जैसे आपने लिखा इफ P then Q, you go, if you go I stay। एक सेकेंड, ये पहले चलो मैं यहीं पे एक बार पूछ लेता हूँ, आपको ये समझ आ रहा है कि कंडीशन ये है, दिस इज कंडीशन एंड दिस इज रिजल्ट, यस? तो आपने इफ यू गो को क्या माना है? इफ यू गो को माना है P एंड इसको माना है Q। बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल सही किया है। तो P implies Q इस बात का मतलब है। क्या यहां तक आप सही फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ। उसके बाद Q implies P,